गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं जसमीन सर। आज अर्थशास्त्र विषय में हम सीखने वाले हैं लेसन नंबर 1 ग्राफ इन इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र में आलेख, जिसके कुछ टॉपिक होने के बाद आज का हमारा नया टॉपिक है आकृति और आलेख बनाते समय ध्यान में रखने योग्य बातें। इसके अलावा हम सीखेंगे आकृति के प्रकार, डायग्रामेटिकली देखेंगे कैसे होते हैं, इन्हें कैसे बनाते हैं। इसके अलावा स्तंभ आकृति बनाते समय ध्यान रखने योग्य बातें। तो मित्रों, आलेख और आकृति क्यों बनाते हैं उसके बारे में मैं संक्षिप्त परिचय दे दूं। आकृति और आलेख अर्थतंत्र में पाई जाने वाली आर्थिक समस्याओं के अध्ययन की सरलता के लिए बनाए जाते हैं। जब तक हमारे पास उन समस्याओं से जुड़े हुए सांख्यिकीय जानकारी यानी कि आंकड़े हमें प्राप्त नहीं होते, तब तक हम आकृति या आलेख नहीं बना सकते। तो सबसे पहले तो दोस्तों ये क्लियर कर लेना है कि जब तक हमें सांख्यिकीय जानकारी अवेलेबल ना हो, यानी कि दिए हुए आंकड़े स्पष्ट रूप से ना हो, तब तक हम उसका ना आकृति बना पाएंगे और ना ही आलेख बना सकते हैं। अब मान के चलिए कि हमारे पास अर्थतंत्र में पाई जाने वाली किसी भी समस्याओं से जुड़े हुए सांख्यिकीय जानकारी यानी कि आंकड़े प्राप्त हो गए, तो आंकड़ों को देखकर हमें ये तय करना है कि हमें आलेख बनाना है या आकृति बनाना है। और आलेख और आकृति बनाने के लिए हमारे पास कौन-कौन से ऐसी सावधानियां बरतनी है कि जिससे आलेख या आकृति स्पष्ट और अर्थपूर्ण बने। तो दोस्तों, उसके लिए टोटल 6 मुद्दे दिए गए हैं। सबसे पहला मुद्दा है आलेख के प्रकार की पसंदगी। मित्रों, जब भी हम आलेख या आकृति बनाएंगे तो उसके प्रकार की पसंदगी करना अति महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि सबसे पहले दी हुई सांख्यिकीय जानकारी यदि एक प्रकार की हो, एक प्रकार की सांख्यिकीय जानकारी है, जैसे उदाहरण के लिए मैं यहाँ पर बता रहा हूँ आपको, वर्ष और गरीबी। यहाँ वर्ष है 1951, गरीबी का प्रमाण है 54%। वही 2001 गरीबी का प्रमाण है 21%। 2016 गरीबी का प्रमाण है 17%। यदि ये इस प्रकार की दी हुई सांख्यिकीय जानकारी हो, इस जानकारी को हम एक प्रकार की सांख्यिकीय जानकारी कहेंगे। यदि दी हुई सांख्यिकीय जानकारी इस प्रकार की हो यानी कि एक प्रकार की हो, तो हमें सरल स्तंभ आकृति या सामयिक श्रेणी आलेख बनाना चाहिए। तो दोस्तों याद रखिएगा, आलेख के प्रकार की पसंदगी में यदि दी हुई सांख्यिकीय जानकारी एक प्रकार की है तो सरल स्तंभ आकृति या सामयिक श्रेणी आलेख बनाएंगे। यदि दी हुई सांख्यिकीय जानकारी दो प्रकार की है, जैसे उदाहरण स्वरूप गरीबी ही दी गई है, लेकिन ये गरीबी है भारत की और उसके साइड में गरीबी है चीन की, तो अब दी हुई सांख्यिकीय जानकारी जो है वो दो प्रकार की होगी। यहाँ पर भी आंकड़े आएंगे चाइना कंट्री से जुड़े हुए गरीबी के। ऐसी अगर जानकारी दी हुई रहती है तो उसके लिए हमें बनानी है पास-पास की स्तंभ आकृति। अब दोस्तों, यदि दी हुई सांख्यिकीय जानकारी के उपविभाग भी बताए गए हैं, जैसे उदाहरण के लिए भारत की गरीबी बताई है, लेकिन 54% गरीबी में ग्रामीण गरीबी भी है और शहरी गरीबी, यानी कि दिया तो है गरीबी का प्रमाण संपूर्ण भारत में, लेकिन भारत में भी ग्रामीण क्षेत्र में और शहरी क्षेत्र में कितनी गरीबी है, यदि उनके भी आंकड़े दिए हुए हो तो हमें विभाजित स्तंभ आकृति बनानी चाहिए। और यदि दी हुई सांख्यिकीय जानकारी का योग यानी कि टोटल 100% में आता हो या 360 में दिया गया हो, तो उसके लिए हमें वृत्तांश आकृति बनानी चाहिए। तो दोस्तों याद रखिएगा, आलेख के प्रकार की पसंदगी करते समय यदि दी हुई सांख्यिकीय जानकारी एक प्रकार की है तो बनाएंगे हम सामयिक श्रेणी आलेख या फिर सरल स्तंभ आकृति। यदि दी हुई सांख्यिकीय जानकारी दो प्रकार की हो या दो से अधिक प्रकार की है तो उसके लिए बनाया जाएगा पास-पास की स्तंभ आकृति। यदि दी हुई सांख्यिकीय जानकारी को उपविभागों में बताया गया है तो उसके लिए बनाएंगे विभाजित स्तंभ आकृति। और यदि दी हुई सांख्यिकीय जानकारी का टोटल 360 में आता हो या 100% में आता हो तो उसके लिए बनाया जाता है वृत्तांश आकृति। जो एक गोले वाला होता है वो हम आकृति के प्रकार पर लास्ट में देखेंगे। दोस्तों, बढ़ते हैं सेकंड वाले पॉइंट पे, स्पष्टता। दी हुई सांख्यिकीय जानकारी के आधार पर हम चाहे उसका आलेख बनाएं या आकृति बनाएं, स्वच्छ और स्पष्ट होना चाहिए, क्योंकि आलेख के आधार पर हम देखते ही समझ जाते हैं कि अर्थतंत्र में वो समस्या बढ़ रही है या घट रही है। पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष में समस्या में कितनी वृद्धि हुई या कितनी कमी हुई, ये स्पष्ट रूप से दर्शाने के लिए आलेख को स्पष्ट और स्वच्छ यानी कि साफ सुथरा बनाना है।
आलेख बनाते समय जो हम दो अक्ष खींचते हैं, एक एक्स अक्ष होता है आड़ी लाइन पर और खड़ी लाइन पे होता है वाई अक्ष, वो स्पष्ट होने चाहिए, उसमें ओवरराइड नहीं करना है। मुद्दा नंबर 3, निश्चित स्केल माप। दी हुई सांख्यिकीय जानकारी के आधार पर हमें आलेख बनाते समय या आकृति बनाते समय स्केल माप लेना भी आवश्यक है। स्केल माप एक निश्चित समय अंतराल पर लेना है और दी हुई सांख्यिकीय जानकारी के आंकड़ों के आधार पर ही लेना है। स्केल माप बहुत ज्यादा बड़ा भी नहीं होना चाहिए और स्केल माप बहुत ज्यादा छोटा भी नहीं होना चाहिए। यदि स्केल माप लेते समय हमारी गलती हुई तो आलेख या तो बहुत छोटा दिखेगा या तो बहुत बड़ा हो जाएगा। ऐसा नहीं होना चाहिए, इसलिए स्केल माप हमें व्यवस्थित और योग्य रूप से लेना है। स्केल माप लेने के लिए भी एक छोटा सा फार्मूला है, सबसे छोटी संख्या दी हुई सांख्यिकीय जानकारी में से प्लस सबसे बड़ी संख्या डिवाइडेड बाय n। इस सूत्र में डालते ही हमें एक आंकड़ा मिलेगा, उस आंकड़े के या तो थोड़ा सा ऊपर या तो थोड़ा सा नीचे, यानी कि एक राउंड फिगर वाला आंकड़ा जो मिलेगा वो आंकड़ा हम स्केल माप के रूप में ले सकते हैं। वो कैसे लेना है वो भी जब आकृति के प्रकार हम डायग्रामेटिकली सीखेंगे तब व्यवस्थित आपको जानकारी दी जाएगी। मित्रों, चौथा पॉइंट है अक्षों का स्पष्टीकरण। जैसे कि आलेख को या आकृति को बनाने के लिए हमें दो अक्ष खींचने पड़ते हैं। उदाहरण स्वरूप मैंने यहाँ पर खींचा है, ये जो अक्ष है वो y और ये जो है वो है अक्ष x। x और y अक्ष का स्पष्टीकरण करना चाहिए। जैसे सामान्य रूप से x अक्ष पर अचल राशियां दर्शाते हैं, मैं यहाँ लिख भी रहा हूँ। अचल राशि यानी कि ऐसी राशि जो घटती बढ़ती तो है लेकिन समान रूप से घटती बढ़ती है, जैसे वर्ष, महीना, दिन, ये सभी अचल राशि के उदाहरण हैं। अब वर्ष में देखोगे तो कोई वर्ष 365 दिन का तो कोई 366 दिन का, इसके अलावा वर्ष में और कोई दूसरे आंकड़े नहीं आते। महीने में भी देखोगे तो महीने 30 के होते हैं या 28, 29 के या 31 का होता है, इसके अलावा 32 दिन का या 27 दिन का महीना भी नहीं आएगा। यानी कि महीना तो बढ़ता जा रहा है लेकिन समान रूप से बढ़ेगा, या तो 30 दिन से या 31 दिन से ही बढ़ता है। और इसीलिए वर्ष हुआ, महीना हुआ, ये सभी ऐसी राशियां हैं कि जो समान रूप से घटती बढ़ती है, इसलिए उसे हम अचल राशि कहेंगे। मित्रों, और y अक्ष पर हमें रखनी है अचल राशि का अपोजिट राशि यानी कि चल राशि। चल राशि में वो हर प्रकार की राशि आएगी जो अचल न हो। जैसे उदाहरण के लिए हमने यहाँ पे जो ये वर्ष लिया था, ये अचल राशि है तो ये चला जाएगा x अक्ष पर और गरीबी जो है वो चली जाएगी y अक्ष पर। चलिए दोस्तों, उसके बाद बढ़ते हैं पांचवा पॉइंट, स्रोत। दी हुई सांख्यिकीय जानकारी हमें कहां से प्राप्त हुई, उसका विश्वसनीय स्रोत दी हुई सांख्यिकीय जानकारी के नीचे वाले हिस्से में लिखा रहेगा। जैसे ये सवाल अगर बोर्ड में आया कि आलेख बनाइए, तो आलेख बनाने के लिए प्रश्न होता है इस तरह का टेबल यानी कि अनुसूची, इसे हम तालिका भी कहेंगे। इस तालिका के निचले हिस्से में यानी कि यहाँ पर लिखा हुआ रहेगा स्रोत। वो स्रोत स्पष्ट रूप से यदि लिखा हुआ है और विश्वसनीय है तो हम इन आंकड़ों को विश्वसनीय समझ सकते हैं और उसके आधार पर समस्या का अध्ययन कर सकते हैं। जैसे बैंकिंग से जुड़े हुए आपको आंकड़े चाहिए तो आरबीआई बैंकिंग स्रोत है। आरबीआई अगर स्रोत है www.rbi.co.in तो वो विश्वसनीय माना जाएगा, क्योंकि बैंकिंग सिस्टम पर पूरा बैंकिंग सिस्टम पर अधिकार जो है वो है आरबीआई का यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का। तो वैसे दोस्तों, अर्थतंत्र में पाई जाने वाली कई सारी समस्या, जैसे जनसंख्या है तो उसके ऊपर भारत सरकार का अधिकार है। भारत सरकार की सीएसओ नाम की ऑर्गेनाइजेशन जो है वो सांख्यिकीय जानकारी प्रदान करती है जनसंख्या के जुड़े हुए। गरीबी है, बेरोजगारी है तो इनके निर्माण के लिए भी कई सारी समितियां बनाई गई हैं जो ये काम बखूबी करती है। दोस्तों, उसके बाद वाला पॉइंट है गणना करने की पद्धति। यदि दी हुई सांख्यिकीय जानकारी स्पष्ट न हो किंतु उसे स्पष्ट करके आलेख या आकृति में हमारे द्वारा बनाया गया हो तो हमने उस जानकारी को किस पद्धति से स्पष्ट किया है, किस तरीके से उसकी गणना की है, वो भी आलेख के स्पष्टीकरण वाले हिस्से में हमें स्पष्ट रूप से दर्शाना पड़ता है। चलिए दोस्तों, नए टॉपिक की शुरुआत करते हैं, आकृति के प्रकार। आकृति के प्रकार में सबसे पहला प्रकार जो है वो है चित्राकृति, जो आपके डिस्प्ले पे हाईलाइट हो रहा है। दूसरा प्रकार है विकीर्ण आकृति, तीसरा प्रकार है समय आधारित रेखाकृति, चौथा प्रकार है स्तंभ आकृति। इस स्तंभ आकृति के 3 प्रकार है, जिसमें सबसे पहला है सरल स्तंभ आकृति, दूसरा प्रकार है आसपास की स्तंभ आकृति और तीसरा प्रकार है विभाजित स्तंभ आकृति। और पांचवा प्रकार है आकृति का वृत्तांश आकृति। इसमें से दोस्तों एग्जाम के लिए ये 2 बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। स्तंभ आकृति के 3 प्रकार, समय
सरल स्तंभाकृति, दूसरा पास-पास की स्तंभाकृति और तीसरा विभाजित स्तंभाकृति और वृत्तांश आकृति। इन दो प्रकारों में से ही एक प्रकार बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर के लिए पूछा जाता है। उसे कैसे हल करना है वो भी हम अगले वाले वीडियो में सीखेंगे। दोस्तों बढ़ते हैं आगे। स्तंभ आकृति बनाने समय ध्यान रखने योग्य बातें। कुल मिलाकर 5 बातें ऐसी है जो स्तंभ आकृति बनाते समय या पास-पास की स्तंभ आकृति बनाते समय या विभाजित स्तंभ आकृति बनाते समय हमें ध्यान में रखनी है। जिसमें सबसे पहले पॉइंट, स्तंभ की चौड़ाई एक समान होनी चाहिए। जैसे उदाहरण स्वरूप स्तंभ हम यहां से बनाते हैं, तो जैसे ये मैंने स्तंभ बनाया पहला, फिर उसके बाद स्तंभ ये दूसरा, उसके बाद स्तंभ ये तीसरा। तो ये पहला पॉइंट ये बताता है हमें कि स्तंभ की चौड़ाई यानी कि ये अंतर जो है वो समान होना चाहिए। जितना चौड़ाई पहले स्तंभ की है उतनी ही चौड़ाई दूसरे स्तंभ की और उतनी ही चौड़ाई तीसरे स्तंभ की होनी चाहिए। सेकंड वाला मुद्दा दोस्तों, स्तंभ के मध्य की दूरी भी एक समान होनी चाहिए। अब स्तंभ के मध्य की दूरी यानी कि ये डिस्टेंस, जैसे शून्य से लेकर इस स्तंभ के मध्य का इतना अंतर है, उतना ही अंतर इन दो स्तंभों के मध्य होना चाहिए, उतना ही अंतर इन दो स्तंभों के मध्य भी होना चाहिए। तो ही स्तंभ आकृति व्यवस्थित, स्पष्ट और स्वच्छ दिखेगी। मुद्दा नंबर 3, स्तंभ हमेशा x अक्ष पर ही बनाने हैं। जैसे कि हमने यहाँ पर x अक्ष पर ये 3 स्तंभ बनाए हैं, उसी तरह से आपको भी स्तंभ जो है वो मात्र x अक्ष पर ही बनाने हैं। नंबर 4, स्तंभ की शुरुआत शून्य के नजदीक से करनी है। ये मुद्दा जो ये यहाँ पर जो सेंटर में बताया जा रहा है, x और y अक्ष जहाँ पे एक दूसरे को काट रहे हैं वो 0 है। इसके बाद यहाँ पर ऊपर आके देखेंगे तो यहाँ 10, 20 इस तरह से ऊपर बढ़ता जाएगा। उसी तरह से यहाँ पर भी अलग अलग आगे आएंगे, लेकिन स्तंभ की शुरुआत शून्य के नजदीक से करनी है। इसका मतलब जैसे उदाहरण स्वरूप हमने यहाँ पर लिया था 1951 में भारत में गरीबी 54% थी। यह सबसे पहला आंकड़ा है 54%। तो यहाँ शून्य के नजदीक जो स्तंभ बनेगा वो 54% का बनेगा। उसके बाद दूसरा स्तंभ उसके साइड में जो बनेगा वो 21% का बनेगा और उसके बाद तीसरा स्तंभ जो बनेगा वो 17% का बनता है। और नंबर 5, स्तंभ को शेड करना है। शेड करने का मतलब है स्तंभ आपको हल्के पेंसिल से इस प्रकार से शेड कर देना है। या आप और भी अलग अलग तरीके से भी इसे शेड कर सकते हो, लेकिन हल्के पेंसिल से इसे शेड करना है। तो बना हुआ आलेख या बनी हुई आकृति स्पष्ट और व्यवस्थित और बहुत बेहतर तरीके से दिखती है। तो दोस्तों आज के वीडियो में हमने सीखे आकृति और आलेख बनाते समय ध्यान रखने योग्य बातें, जिसमें सबसे पहला पॉइंट था आलेख या आकृति के प्रकार की पसंदगी करना, दूसरा पॉइंट था स्पष्टता, तीसरा निश्चित स्केल माप, चौथा पॉइंट है अक्ष का स्पष्टीकरण, पांचवा है स्रोत और छठा पॉइंट है गणना करने की पद्धति। ये एग्जाम के लिए 3 मार्क्स वाला सवाल है। दूसरा प्रकार 2 मार्क्स के लिए आता है, आकृति अर्थात क्या और आकृति के प्रकार लिखिए। तो आकृति अर्थात क्या जो इसके पहले वाले वीडियो में हमने क्लियर किया था, फिर भी मैं रिपीट कर रहा हूँ। असतत सांख्यिकीय जानकारी का चित्रित स्वरूप यानी कि आकृति, और आकृति के प्रकार रहे ये 5। सबसे पहला है चित्राकृति, दूसरा विकिरणाकृति, तीसरा समय आधारित रेखाकृति, चौथा है स्तंभ आकृति और पांचवा है वृत्तांश आकृति। इसमें से ये लास्ट के 2 जो है स्तंभ आकृति और वृत्तांश आकृति, ये एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। इसीलिए स्तंभ आकृति बनाते समय हमें कुछ बातें भी याद रखनी है, और वो टोटल 5 बातें हैं। जिसमें सबसे पहला पॉइंट स्तंभ की चौड़ाई एक जैसी होनी चाहिए, दूसरा पॉइंट स्तंभ के मध्य की दूरी एक समान होनी चाहिए, तीसरा पॉइंट स्तंभ x अक्ष पर ही बनाने हैं, चौथा पॉइंट स्तंभ की शुरुआत शून्य के नजदीक से करनी है यानी कि यहां से, और पांचवा पॉइंट स्तंभ को हल्के पेंसिल से शेड करना है। दोस्तों इसके अलावा आलेख और आकृति बनाते समय कुछ बातों को आपको विशेष सावधानी पूर्वक याद रखना है, जिसमें सबसे पहले आलेख और आकृति हमें हमेशा पेंसिल से ही बनानी है। पेन की सहायता से आलेख आकृतियां बना सकते हो, किंतु एक बार अगर पेन चल गया और थोड़ा बहुत ऊपर नीचे अगर हो गई तो उसे हम कट नहीं कर पाएंगे, फिर वो पूरा पेज खराब हो जाएगा, समय भी जाएगा। और समय का बहुत बड़ा महत्व होता है थ्योरी पेपर में, यानी इकोनॉमिक्स थ्योरी पेपर है, इसमें समय 3 घंटे का रहेगा और 3 घंटे में 100 मार्क्स का पूरा करना ये भी एक उपलब्धि ही मानी जाती है। बहुत कम बच्चों का 100 नंबर का पेपर
कंप्लीट 3 घंटे में होता है। तो समय बर्बाद नहीं करना है, इसके लिए हमें पेंसिल की सहायता से ही ग्राफ को या डायग्राम बनानी है। तो दोस्तों इसके बाद वाले टॉपिक के साथ हम फिर मिलेंगे नए वाले वीडियो में। तब तक के लिए सभी का दिन अच्छा रहे। वंदे मातरम।